हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आइए, आज का हमारा टॉपिक है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। दूसरा, यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। तीसरा, खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों द्वारा दी जाती है। इन कथनों में से कौन सही है? ए, पहला, दूसरा तथा तीसरा। बी, पहला तथा दूसरा। सी, पहला तथा तीसरा। डी, केवल तीसरा। राइट आंसर बी, पहला और दूसरा कथन सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1960 के दशक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना। भारत में खाद्य सब्सिडी में शामिल है समर्थन मूल्य के द्वारा किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी और भारतीय खाद्य निगम के क्रय परिचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा दी जाने वाली उपभोक्ता सब्सिडी तथा इन सभी की लागतों को कवर करने के लिए एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सब्सिडी। और तीसरा कथन, खाद्य सब्सिडी राज्य सरकारों के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उदय कोटक समिति के विषय में गलत है? ए, यह समिति सेबी द्वारा गठित की गई थी। बी, इसका संबंध निगमीय प्रशासन से है। सी, इसने संस्तुति की है कि कंपनी बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। डी, इसने संस्तुति की है कि अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पद एक ही बने रहना चाहिए। राइट आंसर डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं के कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार की सिफारिशों के लिए सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जून 2017 में कोटक समिति का गठन किया। उदय कोटक की अध्यक्षता वाली समिति ने कंपनी बोर्ड का संचालन करने वाले नियमों, पारदर्शिता एवं खुलासे से संबंधित अनुमानों और संबंधित पक्ष के लेन देन के परीक्षण जैसे मामलों को लेकर कई सुधारों की अनुशंसा की है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ए, अप्रैल 1999। बी, अप्रैल 2003। सी, अप्रैल 2000। डी, अप्रैल 1998। राइट आंसर सी, अप्रैल 2000। आइए व्याख्या देखते हैं। मल्होत्रा समिति की रिपोर्ट 7 जनवरी 1994 की प्रमुख
सिफारिशों के अनुसार IRDA अधिनियम यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम 1999 पारित किया गया। रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। अप्रैल 2000 में IRDA एक संविधिक निकाय के रूप में सामने आया। IRDA का लक्ष्य बीमा धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनिमय, संवर्धन तथा संबंधित व आकस्मिक मामलों पर कार्य करना है। नेक्स्ट, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? A. कृषक, B. लघु एवं छोटे उद्योग, C. दुर्बल वर्ग, D. उपयुक्त सभी। राइट आंसर D. उपयुक्त सभी। आइए व्याख्या। प्राथमिकता क्षेत्र में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हैं: कृषि, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम, शिक्षा, गृह, एक्सपोर्ट क्रेडिट एवं अन्य। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह A. अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय घटाएगा, B. सरकार के कर संग्रह को घटाएगा, C. अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा, D. अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। राइट आंसर C. अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय व निवेश व्यय को बढ़ाएगा, क्योंकि निम्न ब्याज दर से उधार लेना आसान हो जाता है, जिससे लोग निवेश एवं उपभोग व्यय हेतु प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? A. सर चार्ल्स वुड, B. लॉर्ड डलहौजी, C. जेम्स विल्सन, D. लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर C. जेम्स विल्सन। आइए व्याख्या। भारत में आयकर 24 जुलाई 1860 ईस्वी को सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह ऐसा कर था जो चुनिंदा अमीरों, शहरी परिवारों और ब्रिटिश नागरिकों पर लगाया जाता था। आधुनिक समय में आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला एक वार्षिक कर है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा को तैयार करने तथा प्रकाशित करने का दायित्व निम्नलिखित में से किसको है? A. योजना आयोग को, B. वित्त मंत्रालय को, C. भारतीय रिजर्व बैंक को, D. IRDA यानी इरडा को। राइट आंसर B. वित्त मंत्रालय को। आइए व्याख्या। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिसमें देश के विगत वर्ष की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य है: A. शहरी क्षेत्रों में PDS को बढ़ावा देना, B. खाद्य मूल्यों पर नियंत्रण करना, C.
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना यानी ढांचागत सुविधाओं में सुधार लाना। डी, खाद्य फसलों की उत्पादकता को बढ़ाना। राइट आंसर सी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाना। आइए इसकी व्याख्या। 25 अक्टूबर 2011 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने 15 नए मेगा फूड पार्क योजना की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की थी, जो पहले से घोषित 15 परियोजनाओं के अतिरिक्त थी। इसकी स्थापना अवसंरचना विकास योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए अवसंरचना सुविधाओं में सुधार हेतु की जा रही है। नेक्स्ट, BIFR संबंधित है ए, रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तयन से। बी, शेयर बाजार की क्रियाओं के नियंत्रण से। सी, उपभोक्ता संरक्षण से। डी, बैंकिंग क्रियाओं के नियमन से। राइट आंसर ए, रुग्ण इकाइयों के पुनर्निर्माण एवं वित्तयन से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। BIFR यानी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फिनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड है, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार के रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम वर्ष 1985 के तहत वर्ष 1987 में की गई थी। इसका कार्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में उन सभी उपायों को निर्धारित करना है जिससे उनका पुनर्निर्माण करके कार्य सक्षम बनाया जा सके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के 2014 के अनुमानानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि में वित्तीय विनियोजित ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत है ए 52.5%, बी 55.6%, सी 57.8%, डी 59.2%। राइट आंसर सी 57.8%। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के वर्ष 2014 के अनुमानानुसार कृषि वर्ष जुलाई 2012 से जून 2013 के दौरान ग्रामीण भारत में अनुमानित कुल 90.2 मिलियन कृषक परिवार थे। यह इसी अवधि के दौरान कुल अनुमानित ग्रामीण परिवारों का लगभग 57.8% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य कारणों से भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है? ए उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, पहला उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, दूसरा जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, तीसरा पूंजी निर्माण की ऊंची दर, चौथा वित्तीय घाटे का ऊंचा स्तर। कूट ए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बी दूसरा, तीसरा और चौथा, सी पहला और चौथा, डी पहला और दूसरा। राइट आंसर डी पहला और दूसरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय में धीमी वृद्धि के दो प्रमुख कारण हैं। पहला उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो तथा दूसरा जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती है। पुनः
COR यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो ऊंचा होने के कारण प्रति इकाई उत्पादन की लागत बढ़ती है। फलस्वरूप GDP में तीव्र वृद्धि नहीं हो पाती है। इसकी परिणति प्रति व्यक्ति आय के निम्न वृद्धि के रूप में होती है। नेक्स्ट, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक यानी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? ए, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD, बी, विश्व आर्थिक मंच, सी, विश्व बैंक, डी, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। राइट आंसर सी, वर्ल्ड बैंक। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक यानी ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ष 2003 से प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर किए गए बुनियादी बदलावों के आधार पर विश्व के देशों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ए, भारत में विश्व का 18.5% जनसंख्या है। बी, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। सी, 2001-2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई। डी, जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। राइट आंसर ए, यानी कि भारत में विश्व का जनसंख्या का 18.5% जनसंख्या जो है नहीं है, ये गलत है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्प बी, सी एवं डी में वर्णित सभी तथ्य सही हैं, जबकि भारत में विश्व की 18.5% जनसंख्या निवासित नहीं करती है। जैसे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, बिल्कुल सही है, और वृद्धि जो है 18.8 करोड़ की हुई है, ये भी सही है। और जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व, ये पूरे देश की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दिल्ली का है। ऐसे राज्यों में होता तो उसमें बिहार का होता। नेक्स्ट, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं अनपमिश्रित हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए, शुद्ध एवं अनपमिश्रित हैं, बी, प्रोटीन समृद्ध हैं, सी, पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, डी, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं। राइट आंसर सी, पर्यावरण के लिए अनुकूल है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इको मार्क भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पूर्णतः पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 से की गई थी। इसका लोगो एक मिट्टी का बर्तन है। नेक्स्ट, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए, मार्शल, बी, एडम स्मिथ, सी, किन्स, डी, रॉबिन्स। राइट आंसर बी, एडम स्मिथ। आइए व्याख्या। एडम स्मिथ एक स्कॉटिश दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र एवं पूंजीवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, स्टार्ट 1 एवं स्टार्ट 2 संधियां हस्ताक्षरित की गई
ए अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य, बी अमेरिका एवं चीन के मध्य, सी सोवियत संघ एवं चीन के मध्य, डी भारत एवं सोवियत संघ के मध्य। राइट आंसर ए अमेरिका एवं सोवियत संघ के मध्य। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सोवियत संघ व अमेरिका के मध्य एक द्विपक्षीय संधि है। स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधि क्रमशः जुलाई 1991 और जनवरी 1993 में हुई थी। स्टार्ट 1 संधि के समय यूएस राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, जबकि स्टार्ट 2 के समय यूएस के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन थे। नेक्स्ट, वे पंजीकृत निर्यातक जिनका अनेक वर्षों तक निर्यात निष्पादन उच्च स्तरीय रहा है जाने जाते हैं। ए निर्यात गृह के रूप में, बी व्यापार गृह के रूप में, सी स्टार व्यापार गृह के रूप में, डी व्यापार लाभांश के रूप में। राइट आंसर सी स्टार व्यापार गृह के रूप में। आइए व्याख्या। पंजीकृत निर्यातकों का विगत वर्षों के निर्यात निष्पादन के आधार पर आरोही क्रम में निर्यात गृह, व्यापार गृह, स्टार व्यापार गृह एवं सुपर स्टार व्यापार गृह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि अनेक वर्षों तक उच्च स्तरीय निर्यात निष्पादन दिए गए विकल्पों में स्टार व्यापार गृह का होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी जनसंख्या वृद्धि दर, डी आय की विषमता। राइट आंसर डी आय की विषमता। आइए व्याख्या। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थ सांख्यिकीकार डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए किया था। उनके नाम पर ही इसे लॉरेंज वक्र कहते हैं। इस वक्र का उपयोग आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ए 6ठी, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। राइट आंसर सी 10वीं। कार्यकाल 2002 से 2007। आइए व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना जारी थी, जिसका कार्यकाल है वर्ष 2002 से 2007। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गम विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? ए 85 करोड़ का, बी 115 करोड़ रुपए का, सी 200 करोड़ रुपए का, डी 160 करोड़ रुपए का। राइट आंसर बी 115 करोड़ रुपए का। आइए व्याख्या देखते हैं। नोट निर्गमन विभाग के लिए वर्ष 1956 में न्यूनतम विदेशी कोष प्रणाली अपनाई गई, जिसके तहत
515 करोड़ रुपए विदेशी कोष, जिसमें 115 करोड़ रुपए के स्वर्ण तथा 400 करोड़ रुपए के विदेशी प्रतिभूति के रूप में तथा शेष मूल्य रुपए के प्रतिभूति में रखना आवश्यक था। 31 अक्टूबर 1957 को के बाद आरबीआई एक्ट में संशोधन के अनुसार इसे घटाकर केवल 200 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें 115 करोड़ रुपए सोने के रूप में रखना अनिवार्य होगा तथा निर्गमित नोट के शेष हिस्से के पीछे 85 करोड़ रुपए की प्रतिभूति रखना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।